हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक अकाउंटिंग ऑन टिप्स। आज जैसा कि पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट और एज पर सेल टैक्स एक्ट यानी कि आज की डेट में जीएसटी एक्ट के बारे में बताऊंगा। जब हम अकाउंटिंग के प्रोफेशन में जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे एक्ट क्या मांगता है, एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए। मैं चाह रहा था कि आज मैं एज पर जीएसटी एक्ट और एज पर इनकम टैक्स एक्ट दोनों ही चीजें कवर कर सकूं, लेकिन दोनों को यदि मैं एक ही उसमें कवर करने की कोशिश करता हूं तो वीडियो काफी लंबी जाएगी और आप निश्चित तौर से बोर तो होते ही हैं और ज्यादा बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने आज इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें कब रखनी चाहिए, कहाँ इनकम टैक्स एक्ट मांगता है, बुक्स रिक्वायर्ड है, बुक्स आपको रखनी ही है और कौन कौन सी रखनी है ये भी वो कहता है। इनकम टैक्स एक्ट का रूल्स 44A की स्टडी आप करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स किन किन लोगों को रखनी चाहिए, और रूल 6F पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी बुक्स रखनी चाहिए। यानी कि हमें दो चीजें याद रखनी है, रूल 6F और सेक्शन 44AA। 44AA के बारे में पहले मैं बताऊंगा। यहाँ पर उसने कैटेगराइज किया है टैक्स पेयर्स को। टैक्स पेयर को कैटेगराइज उसने इस तरह से किया है, प्रोफेशन को उसने दो तरीके से बांटा, दो लोगों में बांटा है, एक तो स्पेसिफाइड प्रोफेशंस और एक नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में लीगल, अकाउंटेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट और कंपनी सेक्रेटरी एटसेट्रा कुछ और भी हैं, वो सब उसमें आते कवर्ड होते हैं। और यहाँ पर एक्ट, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्ट की रिक्वायरमेंट यह है कि इन लोगों को रखना ही चाहिए, क्योंकि ग्रॉस रिसीट इतनी कम रखी हुई है पूरे साल में कि यदि आप ऑलरेडी इस प्रोफेशन में है, पहले से ही प्रोफेशन में इसमें चल रहे हैं, तो यदि आपकी पिछले 3 वर्षों में किसी भी एक वर्ष में आपकी ग्रॉस रिसीट 1,50,000 एक्सीड करती है, यानी कि 1,50,000 एक्सीड करती है, और यदि आपने प्रोफेशन न्यूली सेटअप है, आपका नया सेटअप किया है, आप इसी वर्ष इस प्रोफेशन को आपने स्टार्ट किया है, तब लाइकली टू एक्सीड 1,50,000 है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है। यानी कि स्पेसिफाइड कैटेगरीज के केस में इनकम टैक्स एक्ट की मंशा यह है कि लगभग आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे, रिक्वायरमेंट है। 1.5 लाख की ग्रॉस रिसीट आज के टाइम में कुछ नहीं होती। दूसरा, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस, उन दोनों को एक ही कैटेगरी में कवर किया है। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस को एक ही कैटेगरी में कवर किया है, और उन दोनों के केस में कंडीशन हमारी आती है कि यदि आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और पिछले 3 वर्षों में किसी भी वर्ष में आपकी ग्रॉस रिसीट्स यानी कि सेल या ग्रॉस रिसीट, प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट आपकी 25 लाख एक्सीड कर गई है, या आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड की है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी यदि आप फुलफिल करते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना कंपलसरी है। इनकम 2.5 लाख से ऊपर एक्सीड कर रही है तब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की कैटेगरी में आ गए, और आपकी ग्रॉस रिसीट और सेल भी यदि 25 लाख से ज्यादा एक्सीड कर रही है तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने कंपलसरी हो गए। यानी कि यहाँ पर, और नया बिजनेस सेटअप किया तो वही क्लॉज लागू होगा कि यदि आपका लाइकली टू एक्सीड 2.5 लाख है इनकम और लाइकली टू एक्सीड ग्रॉस रिसीट 25 लाख है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने आवश्यक है। यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, अब कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करेंगे, हमें कौन कौन से एक्ट क्या चाहता है। एक्ट जो चाहता है जिन लोगों को
रिक्वायरमेंट नहीं है, जो पहली कैटेगरी में आ गए जिनकी ग्रोस इसी 1.5 लाख से कम में या इनकम 2.5 लाख से कम में और ग्रोस सेल आपके 25 लाख से कम में, उन लोगों को ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एक्ट कोई एक्ट प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, एक्ट सिर्फ इतना ही कह रहा है कि आपको वो चीजें सारी रखनी पड़ेंगी जिसके आधार पे असेसमेंट ऑफिसर आपकी इनकम की गणना अच्छी तरह से कर सके जो आपने डिक्लेयर की है। और यदि आईटीआर नहीं भरी है तब भी एओ उसको असेस कर सके यदि कोई ऐसी कंडीशंस उत्पन्न होती है। अब जिन लोगों के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी कंपलसरी है, यानी कि जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, जिनकी ग्रॉस रिसीट 25 लाख से ऊपर जा रही है और इनकम 2.5 लाख से ऊपर एक्सीड कर रही है, उनको रूल 6F क्या कहता है। 6F बहुत ज्यादा डिटेल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांग रहा है, सिर्फ आपसे क्या कहता है, कैश बुक। नंबर 1 पे कैश बुक आती है। कैश बुक का जो शो कर रही हो आपका डेली कैश इन हैंड कितना रहा है। नंबर 2 जर्नल। जर्नल आपका एक ऐसी बुक है जिसमें काउंटर एंट्री हम पास करते हैं, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, क्रेडिट इक्वल्स टू डेबिट। जब हम अकाउंटेंसी की तरफ मैं आपके साथ आऊंगा या जुड़ेंगे हम अकाउंटेंसी के साथ, तो जर्नल को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा वो क्या कहता है, तीसरा वो कहता है कि आपको यदि आपने जो बिल्स रिसीव्ड किए हैं, ओरिजिनल बिल्स रिसीव्ड, वो सारे आपके प्रॉपरली फाइल्ड होने आपके पास होने चाहिए। चौथा वो कहता है कि आपने 25 रुपए से ज्यादा के जितने भी बिल इशूड किए हैं उनकी कार्बन कॉपीज भी आप रखेंगे। ये सिर्फ यही चीजें से रूल 6F में प्रिस्क्राइब है। एक मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके लिए उसने 2 चीजें और कहा। एडिशनली उसने कहा जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं, यानी कि डॉक्टर्स को बहुत और इस मामले में ध्यान देना चाहिए। एक तो डेली पेशेंट रजिस्टर या डेली केस रजिस्टर, जो उसने एक फॉर्मेट दिया इनकम टैक्स रूल्स में, रूल्स 3C। जनरली हम लोग जब भी डॉक्टर्स के केस को देखते हैं तो हम उनको कम से कम ये प्रेस्क्राइब करते हैं कि जो आपका डेली केस रजिस्टर है उसमें रूल्स 3C के अनुसार जितने भी कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं वो तो कम से कम होने ही चाहिए। उसके एडिशनल यदि आप रखना चाहते हैं तो कोई बंदिश नहीं है। एक तो डेली पेशेंट रजिस्टर या डेली केस रजिस्टर, जिसमें आपका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फीस रिसीट, पेशेंट का नाम और एड्रेस, वो सब चीजें होती हैं, फॉर्म 3C में प्रिस्क्राइब है। फॉर्म 3C रूल्स में उपलब्ध है। यहाँ पर उसने डॉक्टर्स के लिए इन्वेंट्री रखने की रिक्वायरमेंट भी मस्ट है, उस यानी कि वो अपने मेडिसिन के स्टॉक का डिटेल्ड इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। वहां पर वो डेली पेशेंट रजिस्टर के साथ साथ स्टॉक रजिस्टर भी वहां पर डॉक्टर से मांगता है। जनरली डॉक्टर्स नहीं रखते हैं। और अब जो छोटे छोटे कस्बों में लाइक बिलासपुर में, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत ज्यादा हम 44AD एक सेक्शन आई है जो कभी भी डिस्कस हम आने वाले समय में करेंगे। 44AD में प्रोफेशनल के लिए बहुत अच्छी सेक्शन है और अपनाना भी चाहिए। उसमें बहुत कम रिक्वायरमेंट्स हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, वहां पर शायद वहां जरूरत नहीं पड़ती स्टॉक रजिस्टर की, तो वहां पर आप उस केस में 44AD में दे दी जा रहे हैं तो ये चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब चीजें 44AD, 44AE, 44ADA और 44AD फॉर बिजनेसमैन सिंपली उन लोगों के लिए हैं जो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको बता दिया। अक्सर असेसी या टैक्स पेयर पूछता है कि कितने साल तक हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए, कितने समय तक मेंटेन करनी चाहिए। तो एक्ट कहता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि सपोज करो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर जो अभी हाल में बीता 19-20 जो बीता, मार्च 20 एंडिंग ऑन मार्च 20 में जो बीता, उसका जो रिलीवेंट असेसमेंट ईयर है वो है 20-21, यानी कि असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है मार्च 21 को। मार्च 21 से लेकर 6 साल तक,
मार्च 21 में 6 साल जोड़िएगा, यानी कि मार्च 27 तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखने, जो मेंटेन किए हुए उनका रिकॉर्ड रखना एज पर एक्ट कंपलसरी है। तो दोस्तों लगता है 44AA और रूल 6F है, 6F आपने अच्छी तरह देख लिया होगा। और आज की डेट में सभी कुछ बुक्स में भी अवेलेबल है और हर जगह से आप ये चीजें ले सकते हैं। तो जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम टैक्स पर्पज से मेंटेन करने के लिए जाते हैं तो हमें सेक्शन 44AA और रूल 6F की स्टडी करके जाना चाहिए और उसी हिसाब से अपने क्लाइंट को एडवाइस देना चाहिए। अगली सीरीज में मैं आपसे CGST एक्ट कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए, वो थोड़ा उसमें रूल्स लेंथी हैं, रूल्स ज्यादा हैं तो समय ज्यादा लेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आशा करता हूं कि ये कोविड-19 का जो काल चल रहा है इसमें आप सब लोग बहुत अच्छे से टेक केयर सावधानी बरत रहे होंगे और सारे सामान्य रूप से काम बिना किसी डर के कर रहे होंगे और डर के आगे ही जीत है। ये समय निकल जाएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा समय, इतना डर के भी हमें नहीं रहना चाहिए, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है, सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी बरतते हुए हमें अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो कार्यशैली है, जो कार्य पद्धति है, जो हमारा कर्म है, उसे करते रहना चाहिए। तभी हमारा जीवन भी सार्थक है और हम समाज के लिए भी सार्थक रूप से कुछ कर पाएंगे। मित्रों अपना ध्यान रखें और आशा है आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं अकाउंटेंसी किस बेस पे लेके चलूं। प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी यदि मैं लेके चलने की जो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा था कि इसमें बहुत सारे वो अनसिस्टेमेटिक हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया, जब हमारे टाइम में तो 9th क्लास से एक सब्जेक्ट आता था बुक कीपिंग, जबकि अब वो 9th क्लास से कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है, अब स्ट्रीम 11th से है कॉमर्स। और उसमें मैंने अकाउंटेंसी की जो NCERT की बुक्स है उसके चैप्टर वाइज मैं लेके चलूंगा कि अकाउंटेंसी 11th की NCERT की जो बुक्स प्रेस्क्राइब है CBSE या और स्कूलों के लिए, उसको बेस मानकर मैं उसके अनुसार यदि लेके चलूंगा तो ज्यादा सिस्टमेटिक रूप से मैं आपको बता पाऊंगा और अपने विचार शेयर कर पाऊंगा। और 11th के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वो कम से कम थोड़ा यूजफुल होगा और उनका भी कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। थैंक्स अ लॉट माय फ्रेंड्स, थैंक यू।